मई 1789 में शुरू, नवंबर 1799 में खत्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज पढ़ेंगे हम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। वैसे तो कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ 10 साल का था, फ्रॉम मई 1789 टू नवंबर 1799। बट एक्चुअली जब से कहेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन असल में स्टार्ट हुआ था, इट वॉज फ्रॉम जुलाई 1789, जबकि बैस्टिल पर आम जनता का हमला हुआ था। और खत्म होने का बोले तो वैसे तो कहते हैं कि 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया था, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा था। इवन नेपोलियन के आने के बाद और भी यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में इस रेवोल्यूशन का बहुत असर पड़ा था। उन सब बातों को अभी यहाँ ना लाते हुए चलिए हम गौर करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी पर। मई 1789 में शुरू, नवंबर 1799 में खत्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज पढ़ेंगे हम। Let them eat the cake, क्यों खाना है पाव मरी। एंटोनेट कहे जिसके बालों में थी नाव। ये पंक्तियां बोली गई हैं मैरी एंटोनेट के लिए। एक्चुअली हिस्ट्री में उनको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे वो कॉमन पीपल के दुख मुसीबतों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं समझती थी। और ये लाइन तब की है कि जब उन्होंने कुछ पीजन्स, कुछ कॉमनर्स को देखा और वो प्रोटेस्ट करने लगे कि वी वांट ब्रेड, वी वांट ब्रेड। उनको मतलब डेली रोटी चाहिए थी, बिकॉज फ्रांस की इकोनॉमी उस टाइम बहुत खराब थी और कॉमन पीपल को खाने के लिए वहां पर खाना नहीं था। तो वो ब्रेड की डिमांड करते हुए रानी के पास पहुंच गए। तो ऐसा हिस्ट्री में दर्शाया गया है कि रानी ने उनको देखा और फिर अपने सर्वेंट से पूछा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो उनके सर्वेंट ने बोला कि रानी जी, इनको खाने के लिए ब्रेड चाहिए। तो रानी ने बोला, ओह, इनके पास ब्रेड नहीं है तो इनको बोलो केक खा ले, क्या प्रॉब्लम है। ऐसी थी वहां की रानी मारिया एंटोनेट। पर मुझे एक डाउट है, अगर देखो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं बहुत बार उनको झिड़कती हूँ, नहीं मिलेगी टॉफी, नहीं मिलेगी टॉफी, एंड फिर उसके बाद वो बहुत मतलब प्यार से बोलते हैं मम्मा प्लीज टॉफी दो ना, और फिर हम बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, टॉफी की जगह चलो चॉकलेट ले लो। तो फिर हम उसको टॉफी की जगह चॉकलेट भी दिला देते हैं कभी कभी। तो शायद मारिया एंटोनेट के साथ भी यही हुआ होगा कि उनको लगा होगा अरे यार, हमारे मजदूरों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चलो हमारे पास तो बहुत सारा केक है, हम इनको केक खिला देते हैं। हो सकता है इस सेंस में बोला हो सकता है इस सेंस में ना भी बोला हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। बिकॉज मारिया एंटोनेट हिस्ट्री में बहुत ही खर्चीली और बहुत ही ना समझ रानी के रूप से कुख्यात है। तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि देखिए अब ये क्या थी कि ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जब ये 14 साल की थी तब तो इनकी शादी हो गई फ्रांस के राजा नहीं, राजकुमार लुई 16 से। बट ऑब्वियस सी बात है कि वो राजकुमारी थी तो पापा की परी तो होगी ही ना, तो उसके नखरे भी होंगे। अब ये लुई 16 और मारिया एंटोनेट के मम्मी पापा लोगों ने अगर डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने के लिए अपने बच्चों की शादी कर दी, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है। फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया के लोगों को इतना पसंद नहीं करते थे और लुई 16 के पापा दादा सबने मिलकर उनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से कर दी। अब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को थोड़ी पता है कि फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ है, वहां जाके खर्चे कम करने हैं। वो तो राजकुमारी थी तो राजकुमारी की तरह खर्चा करती थी, खूब पार्टी करती थी, खूब लोगों को बुलाती थी। उसे क्या पता कि फ्रांस में कितनी गरीबी चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों का जो पैलेस था, वर्साई का पैलेस, वो प्रॉपर जो शहर है जहां पर कॉमनर्स रहते हैं वहां से दूर पर था। तो अगर वो फिर भी कॉमनर्स का बगल में रहती, उनके बीच में जाती, रोज सुबह वॉक करने जाती, तो देखती कि कितनी गरीबी छाई हुई है, तो भी वो थोड़े अपने खर्चों पे लगाम कर सकती थी ना। मगर एक तो जब से वो अपनी ससुराल में शादी करके आई थी, उसने वर्साई का ही महल देखा था, जहां पर रोज पार्टियां होती थी, जहां पर पूरे दरबारी रहते थे। एक्चुअली वर्साई का महल जो है वो पेरिस से थोड़ी दूर पर था और राजा और उसके सारे दरबारी वगैरह सब यहीं रहते थे। तो उनको कॉमन पीपल से कोई मतलब नहीं था। राजा तो अपना कामकाज यहाँ संभालता था, कभी बाहर जाए मिले तब तो पता चले कि कैसा था। तो इस तरह रानी को भी नहीं पता था और लोगों को लगता था हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये कितनी खर्चीली रानी है। आप सोचो वो कितनी फैशनेबल होगी। आपको पता है उसके बालों में ना, वो बालों का ऐसा हेयर स्टाइल बनाती थी कि उसके बालों में प्रॉपर नाव बनी होती थी। उसकी हेयर ड्रेसर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उसके बालों में नाव बनाने को। और एक बात और
कि उस टाइम पे ना फ्रांस में हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब कि लोग नहाते नहीं थे, उनको लगता था कि नहाने से बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते थे कि ये जो पोर्स होते हैं ना, नहाने से हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और बैक्टीरिया और वायरस उसके अंदर घुस सकते हैं, इसलिए लोग नहाते ही नहीं थे। बालों को वो महीनों महीनों तक धुलते ही नहीं थे, शैम्पू ही नहीं करते थे, और अगर कभी बहुत अनटाइटी हो जाता था तो विग पहन लेते थे। और तो और अगर उनको नहाने को बोला गया ना, मतलब अगर उन्होंने कपड़े बदल लिए, पहले तो बात तो वो कपड़े ही नहीं बदलते थे, कितने दिन हो जाते थे उसी कपड़े में रहते थे। और अगर कभी उन्होंने कपड़े बदल लिए, मतलब खटमल आ गया, बेड बग्स आ गए, अब उनको काटने लगे, तो उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज कर लिए का मतलब अब नहाने की कोई जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इतना मतलब हैंड्स एंड फीट सिर्फ वो धुलते थे और बस हो गया उनका नहाना। उनके हिसाब से नहाना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं थी। लेकिन अब ये जो राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की, अब ये तो फ्रांस का कल्चर था ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की मम्मी ने सिखाया था कि बेटा रोज नहाना चाहिए, तो ये आई जब फ्रांस शादी करके, तो ये रोज नहाने लगी। तो पहले तो फ्रांस के लोग खुश हुए, वाह यार कैसी राजकुमारी है, कुछ अलग सी चीज होती है तो हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वैसे ही फ्रांस के लोग इससे अट्रैक्ट हो गए। लेकिन हालांकि उसके ये सब जो खर्चे थे, ये फ्रांस के डेट में बहुत ही माइनर अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते थे। मगर जब फ्रांस और डेट में डूबा और उधारी बहुत सारी चढ़ गई, तो लोगों को लगा कि यार हम लोग तो यहाँ पर पिस रहे हैं और रानी जो है यहाँ खर्चे पे खर्चे उड़ा रही है, रोज नहा रही है, बताओ रोज भी कोई नहाने की बात होती है। तो इन सब कारणों से रानी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और एक बात और, वहां जब नहाते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि सबके प्राइवेट बाथरूम्स होते थे, वहां बाथरूम का कोई सिस्टम नहीं था। एक टब था, मतलब नॉर्मल लोगों के पास तो सिर्फ एक बाल्टी और मग्गा था, और फायरप्लेस के सामने खड़े होकर नहा लेते थे, फायरप्लेस के सामने बैठ के। रानी के लिए चलो एक टब था, रानी राजा ऐसा जो भी है, लेकिन पहले जैसे अगर किसी को नहाना भी होता था तो वो एक पब्लिक इवेंट होता था, ये नहीं कि हमारा प्राइवेट बाथरूम है उसमें घुस जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले पापा नहाते थे फैमिली में, फिर मम्मा नहाएगी, फिर बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, और उसी पानी में से सब नहाएंगे, ये पानी भी नहीं चेंज होता है। लेकिन रानी के केस में ऐसा था कि एक बाथटब था और फिर बकेट बकेट पानी डालते थे जो उनके नौकर लोग होते हैं, फिर रानी नहाती थी। और जब वो नहाती थी तो जिन लोगों को राइट्स होता ना, वीआईपी टाइप के लोग जो रानी के फ्रेंड्स थे, वो आते थे देखने के लिए, तो वो पूरा गाउन पहन के नहाती थी रानी, उसके बाद फिर रॉब वॉब पहन के जाती थी, बाद में चेंज करती थी। बट ऐसा होता था कि रानी के नहाने के बाद उनके जो फ्रेंड्स होते थे वो नहाते थे, तो इट वॉज अ वेरी बिग पब्लिक अफेयर। तो पहले तो रोज रोज होता था, फिर धीरे धीरे रानी की भी आदत पड़ गई, शायद वो भी धीरे धीरे कम हो गई होंगी। एक तो ये जो रानी का हाइजीन वाली क्वालिटी थी ना, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई, ऐसे अनहाइजीनिक कंट्री में, जब फ्रांस अनहाइजीनिक हुआ करता था, बट वहां के लोगों को ये पसंद नहीं आई। दूसरी बात, अब उसका जो हस्बैंड था लुइस 16 रानी का, जब ये कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता था, तो रानी ले लेती थी कभी कभी डिसीजन कि चलो तुम ये कर दो, चलो तुम वो कर दो, और लोगों को लगता था यार रानी तो बहुत ही ऐसा डिसीजन ले रही है, हमारे अगेंस्ट में ले रही है, तो लोग जो है वो रानी के अगेंस्ट हो गए। मगर रानी ने ऐसा भी कोई बहुत खराब डिसीजंस नहीं लिए थे। भाई क्या चाहता है इंसान, थोड़ा सा अपने मायका का फेवर कर दो, वो बोलती थी मेरे भाई को थोड़ा सा फेवर कर दो, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को, थोड़े से फ्रेंड्स के साथ कुछ गप्पे मार लो, ठीक है छोड़ दो कॉमन पीपल को, हर कोई तो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, तो रानी भी अपनी फैमिली के बारे में सोचती थी। मगर सब लोग कहते थे कि कैसी रानी है, कितनी ज्यादा खराब रानी है, पता नहीं लोग ऐसे क्यों सोचते थे। मैंने तो जब मारिया एंटोनेट की कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि यार उसको गलत समझा गया है हिस्ट्री में, वो अच्छी रानी थी, एंड अगर उसको सही में मौका मिला होता तो वो और अच्छी रानी बन सकती थी। अपने बारे में सोचना कोई गलत बात थोड़ी होती है। Louis 16 was said to be a Nicamaraja, nobility clergy को पिलाए वर्साई में मजा। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो राजा थे लुइस 16 की। देखिए लुइस 16 जो थे उनका भी तो बाल विवाह ही हुआ था ना, तब तक वो राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे। उनके पिताजी की डेथ के बाद उनको राजकुमार डिक्लेयर कर दिया गया था कि ही विल बी द फ्यूचर राजा, बट उनके दादाजी गद्दी पर थे। लेकिन जब लुइस 16 के दादाजी स्वर्ग सिधारे थे, तो स्वर्ग सिधारने के समय उन्होंने लुइस 16 के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया था। फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ था, गरीबी बहुत थी, भुखमरी बहुत थी। अब ऐसे में अगर लुइस 16 राजा बन गया और नहीं मिटा पाया गरीबी, नहीं सॉल्व कर पाया कॉमनर्स की प्रॉब्लम,
तो वो क्या करे बेचारा, कोशिश तो कर रहा था ना। ऊपर से उसके लिए ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से शादी करा दी गई, जिनके अलग नखरे थे। अब क्या करे वो, लोग कहते हैं कि वो निकम्मा राजा था, निकम्मा राजा था। कभी उसके व्यू पॉइंट से ही सोच के देखो, बहुत क्रिटिकल डिसीजंस के टाइम पर उसका जो बेटा था, एक तो बहुत सालों बाद बेटा हुआ, उसके बाद जो उसका बेटा था जो हु वाज टू बी द फ्यूचर किंग आफ्टर हिम, उसकी डेथ हो गई। तो वो उसमें भी बहुत उदास था। मुझे लगता है कि वो बहुत सारे उसके डिसीजंस ऐसे थे जो गलत थे। उसको पार्टीज ज्यादा करनी होती थी, उसको कॉमन पीपल से कोई मतलब नहीं था, ऐसा कहा जाता था। पर हो सकता है उसको मतलब भी रहा हो, पर वो क्या करे बेचारा। अब उसकी वाइफ ऐसी आ गई है जो इतनी नखरीली है, इतने खर्चे करती है। उसके बाप दादा उसके लिए जो देश छोड़ के गए हैं वो गरीबी से भरा हुआ है। ऊपर से बहुत सारे उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे। देखो, उसने कोशिश तो करी थी अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम अमेरिका की मदद करके, उसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ाने की तो कोशिश करी थी। सोचा था कि पब्लिक के बीच में पॉपुलर हो जाएगा, अब नहीं हुआ बेचारा पॉपुलर। तो मगर फिर भी किसी राजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो बेचारा बहुत निकम्मा था, कुछ नहीं करता था। हर किसी की सिचुएशंस देखनी चाहिए ना, हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है। एक एरिया होता है जिसको ग्रे भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन दोनों को भी ना, मतलब राजा रानी दोनों को, हमें उस ग्रे लाइट में भी आके देखना चाहिए। तो हमें उनकी भी मजबूरी कहीं कहीं समझ में आ सकती है बेचारों की। इन कॉजेस को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल कॉज, एक सोशल कॉज और एक इकोनॉमिक कॉज। तो पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉज, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन इग्नाइट हुआ था। पहला तो ये हो सकता है कि द राजा वॉज वेरी वीक विल्ड, उसका कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। कैसे डील करना है पड़ोसी कंट्रीज से, क्या डिसीजंस लेने हैं अपने कंट्री के लोगों के लिए, कंट्री के लिए, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था, या उसे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके एक्शन से ऐसा लगता था लुइस 16 के कि जैसे उसे अपने प्रजा की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है, या अगर पता भी है तो उसको लगता था कि चलो यार हम पार्टी करते हैं, क्या करना है प्रजा का। ऐसा कुछ मैसेज जा रहा था उसकी प्रजा को, उसके लिए, जिसकी वजह से प्रजा में बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट फैला हुआ था। उसकी वजह से प्रजा को लगता था कि ऐसे राजा होने का क्या फायदा है जो हमारे लिए कुछ कर ही ना सके, सिर्फ अपनी ही पार्टीज करता रहे। तो पहला कॉज तो पॉलिटिकल में ये था कि राजा वॉज वेरी इनडिसिसिव टूवर्ड्स द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स प्रजा। दूसरा पॉलिटिकल रीजन हम देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में अमेरिका की मदद करी। अब भाई अमेरिका की मदद तो कर दी, मदद ऐसे ही थोड़ी होती है, उसके लिए वेपन्स लगते हैं, आपके सोल्जर्स जाते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब आपकी पूरी एम्यूनिशंस होती हैं, सोल्जर्स को खाना पीना जाता है, सब कुछ जाता है, तो उसके लिए पैसे भी तो लगते हैं। तो मदद कर दिया अमेरिका की, वेरी गुड, अमेरिका ने क्लैपिंग कर दिया। उस मदद को करने के लिए इनके पास पहले ही पैसे नहीं थे, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। तो ये हुआ था कि पहले तो इन लोगों ने डेट ले लिया था, जो फ्रांस ने दूसरे लोगों से उधार ले लिया कि चलो भाई, अब उधार तो ले लिया लेकिन अब उसको चुकाना भी तो था। आपके पास खुद के लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है और आपने और उधार भी ले लिया, तो आप उसको कैसे निकालोगे? आम जनता पर टैक्सेशन करके। तो ये जो अमेरिका की मदद करने के लिए उधार लिया और उसको चुकाने के लिए जनता के ऊपर और टैक्स लगा दिया, पहले ही वो बहुत टैक्स से घिरे हुए थे, और टैक्स लगा दिया। इसके कारण भी लोगों में बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन फैला हुआ था राजा के लिए। तीसरा पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, ये एक्चुअली पहला होना चाहिए कि सबसे पहले तो राज्य को चलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए ना। स्टार्टअप तभी तो कुछ चीज करते हो जब आपके पास पैसे हो। जब ये लुइस 16 भाई साहब राजा बने थे, इनके पास तभी से पैसे नहीं थे। पुराने जमाने के जो वॉर्स थे, इनके दादा परदादा पापा ने लड़े थे, उसमें लड़ लड़ के ये फ्रांस वाले इतने गरीब हो गए थे कि जब लुइस 16 ने राज्य संभाला तो उसके पास खजाना ही नहीं था, वो कहां से प्रजा की वेलफेयर करेगा। तो ये तो थे पॉलिटिकल कॉजेस। अब हम देखते हैं सोशल कॉजेस। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो भी कॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के देखोगे, सब ले दे के एक ही चीज पर आते हैं कि टैक्स ज्यादा था, टैक्स ज्यादा था। कॉमनर्स पिस रहे थे, जो लोकल पीपल है उनके ऊपर ये टैक्स लगा, वो टैक्स लगा, इस पे टैक्स लगा, उस पे टैक्स लगा, और राजा लोग सिर्फ मौज कर रहे थे।
हर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आप कोई भी कॉज देखोगे, इवेंचुअली इट लीड्स टू मोर टैक्स ऑन पीपल, और उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सोशल कॉजेस में हम सबसे पहले देखेंगे कि वहां पर एस्टेट्स थे, मतलब जो हायरार्की होती है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। उसमें क्लर्जी, क्लर्जी मतलब जो प्रीस्ट थे, जो पादरी लोग होते हैं, क्योंकि तब ना रोमन कैथोलिक चर्च बहुत पावर में थी, बहुत ही ज्यादा पावर में थी। नोबिलिटी, जिसमें वो लोग इंक्लूड होते थे जो स्टेट ऑफिशियल्स थे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, जो राजा के कोर्ट में थे, वो नोबल पीपल थे, या राज परिवार से रिलेटेड रहते थे, वो नोबल थे। और थर्ड एस्टेट जो थे वो कॉमन प्रजा, जैसे उसमें हो गए आपके लॉयर्स हो गए, नॉर्मल पीपल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, आपके इवन मजदूर हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये सब थर्ड एस्टेट में थे। और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो नोबिलिटी और क्लर्जी थी उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा टैक्स कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट वाले। तो जब भाई ये हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में मदद किया, उधार चढ़ गया, पहले ये लोग टैक्स पे कर रहे थे और टैक्स दे दो। और जब वहां ऐसा हुआ कि एक बार क्रॉप फेलियर हो गया था, तब भी टैक्स कौन देगा? थर्ड एस्टेट वाले। सारे टैक्स थर्ड एस्टेट वाले। अच्छा, और ऐसा भी नहीं था कि बेचारे थर्ड एस्टेट वाले टैक्स दे रहे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वाले थोड़ा सा मतलब सिंपैथी दिखाए, कुछ दिखाए, या अपनी तरफ से थोड़ी मदद करें, कोई मतलब नहीं है उनको। उनको सिर्फ पार्टीज करनी है, और मतलब उनका दिख रहा था कि उनके एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहे हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, भूखमरी आ रही है, कुछ नहीं। सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट आए दिन पार्टी करते हैं, आए दिन उनके शौक पूरे होते रहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट था लोगों को ये एस्टेट सिस्टम से। एस्टेट में भी किस लिए? नॉर्मल एस्टेट रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एस्टेट सिस्टम में भी थर्ड एस्टेट को टैक्स देना पड़ता था। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये मैसेज होता था कि थर्ड एस्टेट पर टैक्स पुट करना है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। एक और कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। राजा का पूरा पार था, पूरा पार। राजा जो चाहे वो पॉलिसी ले सकता है, सब कुछ राजा को ही डिसाइड करना था। कॉमनर्स का वहां कोई रोल नहीं था, कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। और उसका एक बड़ा कारण था कि लोग मानते थे कि जो राजा जी है ना, और राज परिवार जो है, वो उनका डिवाइन कनेक्शन होता है भगवान के साथ। भगवान उनको इसलिए भेजते हैं कि वो हम पर राज करें, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, और हमारा उनको क्वेश्चन करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए अभी तक तो लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, क्योंकि राजा है, डिवाइन कनेक्शन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेड बिलीफ थी वहां के लोगों में। राज परिवार कुछ भी करे, कोई क्वेश्चन नहीं करता था। बट व्हेन दिस राजकुमारी रानी मारिया एंटोनेट, व्हेन शी केम टू फ्रांस, और राजा जी तो भाई कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो मैरी एंटोनेट जो है, उनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा था। शी यूज्ड टू टेक फेवर फॉर हर फ्रेंड्स, और उन फ्रेंड्स में मेल फ्रेंड्स भी थे। और लोगों को लगा कि शी मस्ट बी हैविंग सम स्कैंडल्स आउटसाइड हर मैरिज। सो पीपल बिगैन टू थिंक कि वो जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना भगवान का और राजा का, वो नहीं है। अदरवाइज उनके फैमिली में ऐसा कैसे हो, राज घराने में ऐसे स्कैंडल्स की बातें। द पीपल बिगैन डिस्ट्रस्टिंग द रॉयल फैमिली। तो उसकी वजह से जो राजा की एब्सोल्यूट पावर थी कि मैं जो कुछ भी कहूंगा प्रजा मेरे साइड ही रहेगी, उस पर भी क्वेश्चन खड़े होने लगे। प्रजा ने बोलना शुरू कर दिया कि राजा की एब्सोल्यूट पावर कहाँ है, वो उसकी फैमिली तो गॉड सेंड फैमिली लगती ही नहीं है। सो द एब्सोल्यूट पावर ऑफ राजा स्टार्टेड टू डिमिनिश फ्रॉम दैट पॉइंट। एक और सोशल कॉज है रिलीजियस डिसकंटेंटमेंट। अब वहां फ्रांस पर उस टाइम में रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत वैल्यू होती थी। हालांकि वो बहुत अच्छा भी करते थे, दे प्रोवाइडेड एजुकेशन, दे प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटीज, वो बहुत कुछ भी करते थे, और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी रोमन कैथोलिक चर्च की। बट जहां भी ये क्वेश्चन आता था ना कि फंड्स रेज करने या कुछ करने, तो क्लर्जी, अच्छा क्लर्जी में भी ना 2 टाइप्स के क्लर्जी थे। एक तो जो बहुत अमीर थे, जो मतलब इंजॉय करते थे, जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और एक क्लर्जी जो थे वो बहुत डिससेटिस्फाइड क्लर्जी थे, क्योंकि उनको ना 2 जून की रोटी भी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ये जो नीचे लेवल वाले क्लर्जी थे, इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था, तो ये भी आम जनता की तरफ आ गए। जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ ना, तो दे ऑल्सो केम टू द इन सपोर्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट।
अच्छे वाले जो क्लर्जी थे, जो अमीर अमीर क्लर्जी थे, इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। इन सब का भी डिसकंटेंटमेंट इनके लोअर टाइप के लोगों में था। और भी क्लर्जीमैन को बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल थी जो नॉर्मल पीपल को नहीं थी। तो ये रिलीजियस डिसकंटेंटमेंट भी इट वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक और सोशल कॉज है बुर्जुआजी, थोड़ी टंग ट्विस्टर है। तो ये जो बुर्जुआजी प्रजाति तो जो थी ना, ये एक्चुअली क्या थे कि ये जो नॉर्मल पीपल थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, पॉलिटिकल सिस्टम में अपना दखल अंदाजी करना चाहते थे, वो भी आगे बढ़ना चाहते थे, बट बिकॉज ऊपर नोबिलिटी और क्लर्जी ही विराजमान थे तो इनको मौका नहीं मिल रहा था आगे जाने का। तो ये जो है बहुत डिससैटिस्फाइड रहते थे। थोड़ा जब से ये लोग पढ़ने लगे थे, मिडिल क्लास वाले थोड़े बढ़ गए थे, तो इनका भी मन करता था यार हम भी ऊपर जाएं, लेकिन ऊपर जाने की कोई जगह ही नहीं थी बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था। ऊपर इनको कोई लेता ही नहीं था, सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी में उन्हीं के वारिस जो है वही अपना साइकिल चला रहे थे, बार बार उन्हीं के खानदान वाले आ रहे थे, ये ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे। तो इनमें भी गुस्सा था, आक्रोश था, इनको भी मौका चाहिए था कि हमें भी ऊपर जाना है। और दूसरा जो एक और चीज आई वहां पर, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। देखिए पेपर सस्ता था, प्रिंटिंग सस्ती थी वहां पर, तो न्यूज़पेपर्स छपने लगे। अब ये जो मिडिल क्लास वाले जो है, ये लोग जो पढ़ने लिखने, पहले तो बात तो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिन लोगों को पढ़ना लिखना आया, ये बूर्जुआजी को, इन लोगों को जो पढ़ना लिखना आया, ये लोग अब भैया चौराहे पे बैठ के पंचायत लगा के बड़ा बड़ा पेपर पढ़ते थे, रोज रोज पेपर पढ़ रहे हैं। रोज देखो जहां चौराहे पर है, अलाव जला लिया, वहां पर ठंड ज्यादा हो रही है, हम मूंगफली खाते हैं, यहाँ पे भुरता वर्ता बनाते हैं, वो भरता वर्ता बनाते होंगे जो भी, उसके साथ पेपर ले गए, बैठने लगे, आज ये हुआ, राजा ने यहाँ पार्टी करी, आज वो पार्टी वहां पर हुई, वर्साई के महल में बड़ी पार्टी हो रही है। एक तो ये वर्साई का महल भैया, मतलब राजा लोग इतनी दूर रहते थे वर्साई के महल में, उनको पता ही नहीं कि उनकी प्रजा जो है रोज रोज उनके बारे में पेपर में पढ़ पढ़ के वर्साई का महल फैंटेसी वर्ल्ड हो गया था उनके लिए। वर्साई का महल की, और वर्साई के महल में ये होता है, वर्साई के महल में ये होता है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग पास खाने को नहीं है, ये वर्साई के महल में ये कर रहा है। मतलब उनके लिए तो सपना ही होगा ना, वर्साई के महल में हम भी जाएंगे। तो अब लोगों को सबको समझ में आने लगा कि यार वहां पार्टी होती है, रोज चौपाल लगती थी, जगह जगह चौपाल लग रही है, क्योंकि राजा को पता ही नहीं कि वो पेपर प्रिंट हो रहा है, उसमें जगह जगह पे लोगों पढ़ के सुना रहे हैं जो है, और सब एकदम ग्राउंड लेवल वर्कर्स तक को पता चल रहा है कि असलियत क्या है। और लोगों में रिजेंटमेंट फैल गया इस चीज को लेकर कि यार अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि सभी को जानकारी हो गई सभी चीज की। अब भैया लोगों में गुस्सा फूटने लगा, सब चीजों को देखकर लोगों को पता चलने लगा इकोनॉमी कैसी है, लोगों को पता चलने लगा हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उनको पता चलने लगा उधर से लड़ाई हुई थी, तो जब हमारे पास औकात नहीं थी हम क्यों चले गए लड़ने, हेल्प करने, उस सब की वजह से टैक्स लग रहा है। तो बहुत लोगों में गुस्सा आक्रोश पूरा फूटने लगा उस टाइम पर। इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट को भी हम सोशल कॉज में रखते हैं। अब आता है इकोनॉमिक कॉज, उसमें सबसे पहला तो है पॉपुलेशन। भैया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी वहां पर, पॉपुलेशन ज्यादा थी, खाने को कम था। अब जब खाने को कम होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो महंगाई भी तो होगी ना। जो ब्रेड आपको 5 रुपए में मिलती है, इतने सारे लोग हैं, डिमांड ज्यादा है उसकी, सप्लाई कम है, तो वो ब्रेड आपको 50 रुपए में मिलती है, लोग बड़ी मुश्किल से खाना खा पाते थे। तो पहला तो था पॉपुलेशन। दूसरा था क्रॉप फेलियर। 1788 में वहां जबरदस्त क्रॉप फेलियर हुआ, हार्वेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर। एक्चुअली इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस साइकिल कहते हैं, जब साल दर साल आपका ड्राउट की वजह से, कुछ चीजों की वजह से क्रॉप्स नहीं हो पाती हैं, उसके कारण से लोगों को खाना नहीं मिलता है, फूड शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस का जो साइकिल था, ये फ्रांस में चलता था। और 1788 में बहुत भयंकर अनाज की कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई, उस वजह से भी जनता में आक्रोश था। और जब ये लोग गए वहां पर कि रानी साहिबा इनके सामने पड़ी, कि रानी साहिबा ने पूछा क्या चाहिए, ये लोग क्यों प्रोटेस्ट करे, तो उन्होंने बोला इनको ब्रेड चाहिए। तो रानी साहिबा कहती है अच्छा इनके पास ब्रेड नहीं है, ब्रेड मांग रहे हैं, अरे इनको बोलो केक खा लें। ऐसी तो थी रानी साहिबा। तो ये सबसे भी एक डिस्कंटेंटमेंट तो बढ़ता ही है ना, कि देखो हम इतने खाने की भूखमरी से जूझ रहे हैं और ये राजा रानी को पता ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स। तो जनता इस कारण से भी राजघराने से बहुत ज्यादा क्रोधित थी। अब ये एक नाम है, इसको जैसे हम पढ़ेंगे
तो हम तो बोलेंगे जैकस नेकर, मगर गूगल भाई साहब बोल रहे हैं कि इनको प्रोनाउंस करते हैं जाक नेकर, जाक नेकर। तो ये जो जाक नेकर जी थे, इन्होंने क्या किया, ये अच्छे थे एक्चुअली, ये कॉमन लोगों की प्रॉब्लम समझते थे। एक्चुअली ये लुइस 16 के राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब अमेरिका को मदद करने के चक्कर में फ्रांस के पास पैसों की तंगी हुई, तो इन्होंने टैक्स लगाना से ज्यादा बेहतर समझा कि भाई लोन ले लेते हैं हम। तो लोन तो ले लिया, लोन लेके चलो अमेरिका की मदद कर दी, आर्म्स वार्म्स से सब कुछ, लेकिन लोन चुकाना भी तो पड़ता है ना। अब लोन चुकाने के लिए नोबिलिटी और क्लर्जी तो बिल्कुल भी नहीं चुकाएंगे लोन। कहाँ गया, थर्ड एस्टेट जो बेचारा टैक्स पे टैक्स चुका रहा था, उस पे 2-4 टैक्स और लगा दिया, ले भाई तू टैक्स चुका। तो टैक्स तो लगा दिया, अब वहां पर डिसकंटेंटमेंट हुआ लोगों में कि यार हम ही टैक्स पे करे जा रहे हैं, यही हम ही टैक्स पे करे जा रहे हैं। तो वहां के जो पढ़े लिखे लोग, अब जो थर्ड एस्टेट में थे, वो डिमांड करने लगे कि राजा भी तो इतना खर्चा कर रहा है, आप राजा से भी लो टैक्स, ये लो नोबिलिटी से लो, क्लर्जी से लो। तो ये जो नेकर भाई साहब थे, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए राजा के खर्चे की एक पूरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, राजघराने के खर्चे की, जिसमें उसके सारे एक्सपेंसेस, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ पे पैसे जाते हैं, वो दिख गया। अब भाई कितनी भी ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, आप कितना भी झोल झाल करो, लेकिन जब ज्यादा पैसा पार्टियों पर उड़ाया जा रहा है, वो तो शो होगा ही ना कहीं ना कहीं। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, अब ये जो मिडिल क्लास वाले, ये जो थे एजुकेटेड लोग, ये जो चौपाल लगा लगा के बताते थे, सब जगह चौपाल लगा लगा के बात होने लगी, यार हम तो ये पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, राजा देखो ये करता है, वो करता है। अरे लोगों का इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ, लोगों ने कहा भैया अब तो रेवोल्यूशन लाके ही रहना है, अब तो इस राजा को जो है सबक सिखाना है, राजा को, क्लर्जी को, इन सबको अब हटाओ, अब और सहन नहीं होता, राजा जी पॉलिसीज बदले, हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा जो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। या तो राजा ना रहे, या तो ये पॉलिसीज ना रहे, सब लोग बराबर टैक्स देंगे। तो ये आवाज आने लगी कि सब लोग बराबर टैक्स देंगे। भाई थर्ड एस्टेट अकेला क्यों पिसे, सब पिसेंगे। अगर फ्रांस में इतनी गरीबी है तो सब लोगों को तो गरीब दिखना चाहिए ना, सिर्फ एक जो प्रजाति है वही क्यों गरीब दिखे, बाकी दोनों प्रजाति क्यों अमीर अमीर दिखे। पॉपुलेशन की ज्यादा, फूड स्कैर्सिटी की भरमार की, अमेरिका की मदद चल गया था उधार। फर्स्ट स्टेट करे मौज, सेकंड स्टेट करे मौज, थर्ड स्टेट भरे टैक्स, उनकी जिंदगी हुई पास। एब्सोल्यूट पावर ऑफ राजा, से कनेक्टेड डिवाइन राइट एट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट को पार, बोर्जवाजी ने भी छेड़ दिया वार। Causes of revolution, financial debt was French, third estate का tax से बुरा हाल, 175 साल बाद estate general जिस पर उतरती सवाल। Stages of revolution। अब देखिए रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। लोगों के अंदर तो बहुत दिन से फ्रस्ट्रेशन था, अनरेस्ट था, एंग्जाइटी थी कि भाई हमारे ऊपर सब अत्याचार हो रहे हैं, राजा लोग तो मौज कर रहे हैं। और ये सारी चीजें राजा के पास भी पहुंची कि भाई प्रजा में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग भी टैक्स दीजिए। तो ये जो नेकर भाई साहब थे और इनके साथ एक दो मंत्रिमंडल और था, उन्होंने सुझाया कि अब प्रजा मानेगी नहीं और कुछ बवाल कर देगी, तो इससे पहले वो बवाल करे, हम नोबिलिटी और क्लर्जी भी टैक्स देने लगते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही दे देते हैं, लेकिन हमें भी टैक्स दे देना चाहिए आज से। अब भाई जिनको सुविधा भोगने की आदत हो चुकी हो, वो कैसे उन प्रिविलेजेस को वापस करें। इनका देने का मन नहीं था नोबिलिटी और क्लर्जी का, नहीं भाई हम तो टैक्स नहीं देंगे, वो कॉमनर्स हैं इसलिए थर्ड एस्टेट वाले वही टैक्स देंगे। बहुत अच्छे से समझाया इनके मंत्रिमंडल ने कि भाई नोबिलिटी क्लर्जी थोड़ा सा तो टैक्स दे दीजिए, प्रजा को थोड़ी सी शांति हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब राजा ने क्या किया कि एस्टेट जनरल होता है, मतलब 175 साल पहले उस मंत्रिमंडल को बुलाया गया था, 175 साल बाद फिर से उस बैठक को बुलाएगी। उस बैठक में क्या होता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तीनों एस्टेट के, नोबिलिटी के भी, क्लर्जी के भी और कॉमन पीपल के भी। तो इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए एस्टेट जनरल में। तो जो भी एस्टेट जनरल है उसका सिर्फ 1% नोबिलिटी था, सिर्फ 1% क्लर्जी था, और 98% ऑफ द एस्टेट जनरल कंसिस्टेड ऑफ थर्ड एस्टेट। तो अब सब लोग बैठे
और थर्ड स्टेट ने सुझाया कि आप नोबिलिटी और क्लर्जी आप लोग भी टैक्स दीजिएगा। अब स्टेट जनरल का रूल क्या है कि एक स्टेट से एक वोट होगा। तो नोबिलिटी का एक वोट था, क्लर्जी का एक वोट था और थर्ड स्टेट का एक वोट था। नोबिलिटी ने अपना एक वोट दिया कि नहीं, हम इसके फेवर में नहीं देते हैं भाई, आई एम अगेंस्ट इट, नोबिलिटी और क्लर्जी नहीं पे करेंगे टैक्स। सेकेंड स्टेट ने भी बोला हम भी इसके फेवर में नहीं है। तो 2 वोट हो गए अगेंस्ट में, और एक जो थर्ड स्टेट जो 98% था पूरा स्टेट जनरल का, उसको भी सिर्फ 1 वोट काउंट हुआ, तो उसका वोट जो है वो नल हो गया, क्योंकि मेजोरिटी में तो एक फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट मिल गए। तो अब ये थर्ड स्टेट जो कुछ भी कहती, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट उसको मानती ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी इन दोनों की ही बन जाती। अब आया थर्ड स्टेट वालों को गुस्सा। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो गलत बात होती है, हम सब लोगों की भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ऐसे 1 स्टेट 1 वोट काउंट नहीं होगा, आप लोग 1 हेड 1 वोट काउंट करो। ये फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट होने कैसे देते भाई? नहीं तो सारा वोट 98% लोग तो थर्ड स्टेट के हैं, थर्ड स्टेट की तरफ मेजोरिटी नहीं हो जाता वो लोग जो भी बिल पास करते। तो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वालों ने बोला हम नहीं मानते ये सब, अभी हमारी मेजोरिटी चल रही है, हम मानने से मना कर देते हैं। तो आया थर्ड स्टेट को गुस्सा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 हेड 1 वोट का प्रिंसिपल नहीं मानते, मत मानो, चाहो, हम भी आपके स्टेट जनरल को नहीं मानते, हम अपनी एक अलग असेंबली बनाएंगे। तो ये थर्ड स्टेट वालों ने अपनी एक अलग असेंबली बनाई। अच्छा, ये स्टेट जनरल हुआ था मई 1789 को हुआ, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेट वालों ने स्टेट जनरल से गुस्सा होकर बाहर निकल आए, इन्होंने बोला हम अपनी अलग असेंबली बनाएंगे। National Assembly was formed, then Raja was informed. Tennis court moved 20th June 89 को ले, third estate did stormed. French Constitution बनाने के लिए उन्होंने शपथ, Paris and बाकी cities से भी आ रहे थे खतत। तो इन्होंने एक असेंबली फॉर्म करी, नेशनल असेंबली। 17 जून 1789 को इन्होंने ऑफिशियल ये सर्कुलेट किया कि भाई हम नेशनल असेंबली बनाने जा रहे हैं, और इन्होंने फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी और सेकेंड स्टेट क्लर्जी को भी इनविटेशन भेजा कि यू पीपल आर टू इनवाइटेड, और हम इसमें अपने व्यूज रखेंगे, हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो उसमें पहुंचे नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है। मगर थर्ड स्टेट वालों ने ये भी उनको क्लियर कर दिया था कि अगर आप नहीं भी आओगे देन ऑल्सो वी विल प्रोसीड, हम नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो जी बाकी के 2 स्टेट नहीं आए, थर्ड स्टेट ने बोला कोई बात नहीं, हम फिर भी बनाएंगे। जिस डे को और जिस प्लेस पर इन थर्ड स्टेट वालों को गैदर होना था, असेंबल होना था, अब राजा ने क्या किया कि वो जगह ही बंद करवा दी, सील करवा दिया उस जगह को, कि ना इन लोगों के लिए मिलने की जगह होगी और ना ये लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे भैया। 20 जून को इन लोगों को असेंबल होना था, और उस दिन इन लोगों को नेशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग मतलब ऐसे रखनी थी, पर अब राजा जी ने सील करवा दिया जगह, अब ये जाए कहाँ। अच्छा, अब वहां का बाहर का वेदर भी ऐसा नहीं था कि आप वहां पर मीटिंग कर लो, तो पास में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, ये लोग वहां चले गए थर्ड स्टेट के लोग, और वहां जाकर इन्होंने कसम खाई, अब हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं और अब कोई आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, हम तब तक काम करेंगे जब तक कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता। तो इन्होंने कसम खाई कि अब से थर्ड स्टेट असेंबली भी बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होगा फ्रांस की गवर्नमेंट में, और हम फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। अच्छा, नेशनल असेंबली बनने के बाद फ्रांस की आम जनता बड़ी खुश हुई। पेरिस से मैसेजेस आ रहे हैं, फ्रांस के दूसरे सिटीज से आ रहे हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, कि आपने बहुत अच्छा किया भैया, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। सारी फ्रांस सिटीजन जो है ये नेशनल असेंबली के साथ हो गई। तो ऐसा लगने लगा कि नेशनल असेंबली अब बहुत पावर में आ गई है, अब अच्छा काम करेगी। I see the situation. Constituent Assembly abolished feudalism in August decree. Nobles, clergy, provinces की भी देखो जी गई थी डिग्री। हुआ ये कि जो नेशनल असेंबली बनी थी जून 1789 में, जुलाई में इंस्टेड ऑफ नेशनल असेंबली एक नया मैकेनिज्म फॉर्म हुआ, उसको नाम दिया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी एक ही टारगेट था कि उसे फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन देना है। तो भैया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, मगर उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा। वो जो नेकर भाई साहब थे ना, जिन्होंने राजघराने के खर्चों का हिसाब किताब दिया था, उनको भाई फायर कर दिया गया। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कोर्ट फ्रॉम नाउ।
तो उनको हटाने की वजह से प्रजा में बहुत आक्रोश आ गया कि अरे उसको हटा दिया, उसने तो हमारे भले की बात कही थी, उसने तो बोला था कि राजा लोगों को भी टैक्स देना चाहिए। मतलब राजा लोग नहीं चाहते हैं कि नेशनल असेंबली बने, क्योंकि नेशनल असेंबली बनने के टाइम पर भी तो उन्होंने बहुत बवाल किया था ना, दरवाजा ही बंद कर दिया था जहां पर इन लोगों को असेंबल होना था। प्रजा में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था इसको लेके। नेशनल असेंबली भी धड़ाधड़ अपनी मीटिंग करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसको भी डर था कि भाई कहीं हमारी प्लेस ऑफ असेंबली कोई ना हटा दिया जाए, मतलब हमने कहीं प्लान किया और राजा लोग उसको सील कर दें। तो इन लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि अब ये जो नोबिलिटी है, क्लर्जी है, ये दोनों स्टेट्स मिलकर हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसमें एक बड़ा रूमर ये आ गया कि पेरिस पर राजा अपनी मिलिट्री आर्मी भेज रही है। तो लोगों को लगा कि मतलब पहली बार इतना सॉलिड कदम उठाया है थर्ड स्टेट ने, तो अब राजा लोग हमें पनिश करेंगे। तो एक डर सा बैठ गया लोगों के मन में कि अब मिलिट्री आ रही है पेरिस पे हमला करने के, वहां के सिटीजन्स को हमला करेगी। तो उस पीरियड का नाम, जब ऐसा डर जो है वो लोगों के मन में बैठ गया था कि अब फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट हम पर बहुत अत्याचार करेगा, उस पीरियड का नाम था द ग्रेट फेयर। और किसी ने कहा है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। यही हुआ फ्रांस की जनता के साथ। अब उनमें इतना डरते डरते कब तक डरेंगे भाई, मिलिट्री भी आ रही है सामने से, आप नेशनल असेंबली भी बंद करने का सोच रहे हो, जो आपके बारे में सोचता था वो नेकर, आपने उसको भी निकाल दिया। तो फ्रांस की जनता ने क्या कहा कि अब भैया अब तो हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। बेस्टील में एक जेल थी, लोगों ने वहां पर धावा कर दिया, उसको कहते हैं द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टेल। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टेल की प्रिजन पर हमला कर दिया और हमला करके 7 प्रिजनर्स ही मिले उनको छुड़ाने के लिए, उनको छुड़ा दिया। ये बास्टील पर जिस दिन हमला हुआ 14 जुलाई 1789, एक्चुअली में दिस डे इज मार्क्ड एज द रियल स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस दिन जनता के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश था, इतना ज्यादा अनरेस्ट था कि उसने कुछ ठोस कदम उठाया। एंड टिल डे दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फ्रेंच पीपल। 14th जुलाई इज ट्रीटेड एज अ नेशनल डे इन फ्रांस, और उस दिन फ्रांस वालों की छुट्टी होती है, नेशनल हॉलिडे। तो लोगों ने बास्टील पर धावा बोला, प्रिजनर्स छुड़ाए, पेरिस पे कब्जा कर लिया। बहुत उथल पुथल हुई, खूब तूफान उठा, राजा के पास तक मैसेज किया। अब राजा को समझ में आया कि भाई जनता तो बहुत ज्यादा ही रेवोल्यूशनरी हो रही है, वो कुछ अपना अलग ही नया सिस्टम चला लेगी। तो राजा को घुटने टेकने पड़े। वो आया, लोगों के बीच में मिला, उसे कॉकेट पहनाया गया। कॉकेट क्या था? 3 कलर का रिबन था, वो कैप में या रिबन में ऐसा कुछ लगा होता था, जिसमें जो रेड कलर था ना, रेड कलर, इट सिंबलाइज द कलर ऑफ द पीपल। तो राजा को वो कॉकेट भी पहनना पड़ा, जो आम आदमी रेवोल्यूशन के टाइम पर पहनते थे। 14 जुलाई 89 बेस्टेल पर हमला, पेरिस हुआ इन लोगों की मुट्ठी। कॉकेट was crowned to राजा, चर्च पावर की भी हो गई थी छुट्टी। हालांकि लुईस 16 की एक फोटो मिली है कॉकेट पहने हुए गूगल पर, बट उसको देख के लग तो नहीं रहा है कि राजा सचमुच मन से वो कॉकेट पहनना चाह रहा था, उसे फोर्सफुली पहनना पड़ा। पर ठीक है, लोगों की डिमांड थी कि राजा कॉकेट पहने, उनकी तरह बने, तो पहन लिया उसने। उसके बाद चर्च को बहुत सारे पास थे, चर्च के पास बहुत सारी लैंड्स होती थी, वो अपना एक्स्ट्रा अलग से टैक्स कलेक्ट करते थे, वो सब अबॉलिश हो गया। अब चर्च के पास कोई पार नहीं थी। इनफैक्ट उनकी जो लैंड थी ना, वो भी ले ली गई और स्टेट को दे दी गई। अब क्लर्जीज पर भी टैक्स लगने लगे, बहुत सारे रूल बदले। ऑगस्ट डिक्री आया, उसमें फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया गया। मतलब राजा की अकेले मोनार्की नहीं होगी, एब्सोल्यूट पावर राजा को बिल्कुल भी नहीं होगा। नोबल्स को अपने वारिसों को अपने टाइटल्स पास करने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार सिर्फ राजघराने में हो सकता है, राजा अपना टाइटल अपने बेटे को पास कर सकता है। नोबल्स के पास से, प्रोविंसेस के पास से ये सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई थी। Club monarchy back on right wing, club radicals were on left wing. National party sat in center and started to sing. अब जहां मीटिंग होती थी ना, वो मिनिस्टर्स वगैरह का कोट लगाया जाता था ना, उसमें
सेंटर में तो बैठा है नेशनल असेंबली, उसके जो भी मेंबर्स थे। लेफ्ट साइड में बैठे रेडिकल्स, मतलब जो रेवोल्यूशन चाहते थे, जो चाहते थे कि राजा की मोनार्की बिल्कुल खत्म हो जाए, राजा का देश चलाने में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो। ऐसे रेडिकल्स बैठे लेफ्ट विंग में। और ये जो टर्म है ना लेफ्ट विंग, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इसकी शुरुआत हुई है। हमारे इंडिया में और बहुत सारे और देशों में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लेफ्ट विंग कहते हैं, वो वही होती हैं जो रेवोल्यूशनिस्ट होती हैं, जो नए विचारों की होती हैं, उनको कहते हैं लेफ्ट विंग वाले। तो बीच में बैठी नेशनल असेंबली, लेफ्ट में बैठे ऐसे लोग जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राजा जी आए, मतलब पूरी तरह से मोनार्की खत्म। और राइट में बैठे ऐसे लोग जो चाहते तो थे कि हाँ नेशनल असेंबली रूल करे, मगर उसके साथ वो ये भी चाहते थे कि मोनार्की एकदम से खत्म ना हो। कुछ भी हो, हमारे राजा हैं, राजघराना है, बरसों से हम पर राज कर रहे हैं, तो उनका भी तो थोड़ा बहुत से होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, पूरा मत लो, फिर भी राजा जी हैं, उतना तो रिगार्ड रखो कि आप उनसे थोड़ी सी राय मशवरा ले लो। तो वो बैठे जो मोनार्की को थोड़ा बहुत फेवर करते थे, उसका नाम उन्होंने दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की का भी थोड़ा बहुत दखल हो। वैसे लोग बैठे राइट साइड में, उनको कहा गया राइट विंग। अब आप लोगों को समझ में आया, ये लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज जो हैं, इनको लेफ्ट विंग और राइट विंग क्यों कहा जाता है। ऑगस्ट डिक्री में फ्यूडलिज्म खत्म हो गई थी, नोबल्स, प्रोविंसेस, क्लर्जीज, इनकी स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म हो गई थी। बन गई नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इन जुलाई इंग्लैंड बन गई नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अगस्त में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। अब एक और नया डिक्लेरेशन आया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इसके हिसाब से जो आम जनता थी ना, उसके पास भी राइट्स थे, एक प्रॉपर सिटीजन के, जो पूरे सिटीजन को होने चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये इन सिटीजन्स की डिमांड थी जब रेवोल्यूशन चल रहा था। तो उस डिक्लेरेशन के हिसाब से द सिटीजन शुड बी गिवन देयर राइट। तो अब राजा जी इसको साइन करने में हालांकि थोड़ा हेसिटेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि ये डिक्री और ये डिक्लेरेशन साइन हो, बट उनके पास कोई चारा ही नहीं था। He had to sign those papers. राजा moved to 30s जब देखा 7,000 angry women। अब सिग्नेचर हो गया, अभी भी राजा जी का थोड़ा बहुत तो चलता ही था ना। सिटीजन्स को राइट मिल गए, फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, मगर राजा जी के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया। वो अभी भी वर्साई में पार्टीज कर रहे थे। इस बीच हुआ क्या कि कुछ लेडीज ऐसे खेतों में काम कर रही थी और उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने राजा जी की पार्टी के बारे में सुना था कि यार हम अभी भी ऐसे मर मर के काम कर रहे हैं, टैक्स हमें अभी भी देना पड़ रहा है, गरीबी भूखमरी हमारे पास अभी भी है, अनाज अभी भी महंगा है, और राजा जी वहां पार्टी कर रहे हैं। तो वो जो कुछ लेडीज थी, उन्होंने कहा कि चलो यार हम धरना देंगे, राजा जी के वहां पर चलेंगे। तो वो जाने लगी वर्साई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उनके साथ और लोग जुड़ते गए, औरतें, ढेर सारी औरतें, और इकट्ठा होती गई। बहुत बड़ा सा उन्होंने क्राउड बना लिया, क्राउड ऑफ 7,000 women। वो सब मिलके गए राजा जी के पास, उनको खूब खरी खोटी सुनाया, ये मैं, और उनको और उनके गार्ड्स को, उनके सारे दरबारियों को, सबको लेके आई कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप इतनी दूर वर्साई में बैठे बैठे पिकनिक मनाते रहते हो, आप लोगों को हमारे पास आके रहना पड़ेगा। वो तो लुई 16 के पुरखों ने नया महल बनाया था वर्साई में, उससे पहले वो लोग ट्यूइलरी के महल में रहते थे जो पेरिस में था। तो ये जब औरतें गई, धावा बोला उन्होंने महल पर, राजा को, रानी को, उनकी फैमिली को, उनके दरबारियों को, सबको घसीटते हुए ट्यूइलरी के महल में ले आई। बोला अब आपको यहीं रहना पड़ेगा, तभी आपको हमारी तकलीफें पता चलेगी। उतनी दूर रहते रहते तो आप लोग रोज पार्टी करते हो, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप लोग रोज पार्टी करते हो। तो इनको ट्यूइलरी के महल में रखा गया। ये जो 7,000 women गए थे ना राजा जी के महल में और उनको वापस पेरिस में लेके आए थे, ये वाकया अक्टूबर में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं अक्टूबर मार्च। Keep the royal family by, all got caught but not the pie from violence to dynasty and जहाँ सबने जेल की रोटी खाई। और ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और चीज की, फ्रांस की सिचुएशन देखते हुए जो बड़े बड़े लोग थे, जो नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, ये सब ना देश से बाहर जा रहे थे, भाग रहे थे। तो ऐसे लोगों को कहा गया एमिग्रीज,
जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो देश से बाहर जाते हैं, उन लोगों को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। अब देश से बाहर कोई नहीं जा सकता था। तो ये अब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले तो बड़े परेशान। एक तो आपकी प्रिविलेजेस छीन ली, थोड़ा बहुत जो उनके पास एक मौका था कि देश से बाहर चले जाओ, वहां पर रह लो। अगर देश से बाहर चले गए, चुपके चुपके चले भी गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। तो क्या करेंगे? तो बेचारों को वहीं रहना पड़ा। अब लोग देश से बाहर नहीं जा सकते थे। राजा रानी की भी हालत खराब हो रही है, क्या करें क्या करें, ये लोग तो हमारी पावर ही कम करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। हालांकि राजा जाना नहीं चाहता था, या पता नहीं उसके पास दिमाग नहीं था कि बाहर चला है। रानी का दिमाग चला, उसने अपने भाई से ऑस्ट्रिया में थोड़ा साठ काट की और रानी ने कहा कि चलो भाई हम लोग कहीं भाग चलते हैं फ्रांस से बाहर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे राइट्स खत्म कर दें और हमें नॉर्मल इंसान की तरह जीना पड़े। राजा को हो सकता मन ना हो, पर रानी ने बार बार चलो ना चलो ना, हम तो रानी थे, हम तो रानी थे, इतने अच्छे महल में रहते, तो यहाँ कहाँ ले आए हो, चलो हम लोग भाग चले, चलो हम लोग भाग चले। तो भाई इन लोगों ने भागने का प्लान बनाया। अब भागने का प्लान तो बना लिया, ठीक है ना, लेकिन गए पकड़। जहां इनका फाइनल डेस्टिनेशन था जाने का, उससे 50 किलोमीटर पहले ही एक जगह थी वरेन। वहां के पोस्ट मास्टर जी ने इनको पहचान लिया और इन्होंने बेवकूफी क्या करी। देखो, एक तो आपने सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी, पता नहीं किस किस को बता दिया, ठीक है, और आपने टाइम कैलकुलेशन कुछ गलत किया। अरे भाई जब जा रहे हो तो पक्का फुल प्रूफ प्लान बनाओ ना, और जो कोई कह रहा है सुनो। राजा जी के इनडिसिसिवनेस ने, लैक ऑफ सीक्रेसी ने रानी जी की सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। अब जाने में बहुत सारे लोग थे, राजा रानी, उनके बच्चे, उनके नौकर, सारे लोग थे। तो इनसे कहा गया था कि आप 2 हल्के हल्के व्हीकल्स में जाइए बजाय इसके कि एक बड़ी सी व्हीकल में। लेकिन नहीं, राजा जी ने कहा हम सब इकट्ठे जाएंगे, तो इनको हैवी व्हीकल चाहिए थी, फिर इतने सारे लोगों के साथ तो एक बड़ी गाड़ी चाहिए ना। तो इन्होंने 2 छोटी छोटी गाड़ियों के बजाय एक बड़ी गाड़ी में जाना मुनासिब समझा। अब इतनी बड़ी गाड़ी में लोगों की तो नजर पड़ी जाती है ना कि शायद कोई बड़ा इंसान जा रहा होगा, तभी इतने बड़े बड़े कोचेस में जा रहे हैं। एक तो ये गलती थी कि उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी चुनी। दूसरा क्या हुआ, राजा जी बैठ के ना कॉमनर्स से वहां पर बतियाने लगे, चैंचू चैंचू चैंचू। अरे भाई चुपचाप चले जाओ, कुछ ऐसी चीज मुंह से निकल जाए, कुछ हो जाए जिससे आपकी पोल खुल जाए। तो एक तो वो हुआ, और तीसरी चीज जो है, हमारी महारानी जी थी, इनको जो फालतू खर्च करने की आदत थी, शो ऑफ करने की आदत थी ना, किसी ने इनको हेल्प करा होगा बीच में कुछ, जब घोड़े वोड़े चेंज हो रहे थे उस टाइम पर। तो इन्होंने खुश होकर जिसने इनकी हेल्प करी थी, जिस ऑफिशियल ने, उनको सिल्वर के बर्तन दे दिए गिफ्ट में। ऐसा कौन करता है भाई? यहाँ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और ये सिल्वर के बर्तन गिफ्ट कर रही हैं। पकड़ी तो जाएंगी ही, और ऊपर से उनके पास इतना सारा सामान था, किसी एक सामान पर राजा की फोटो थी, राजा का पोर्ट्रेट था। तो पोस्ट मास्टर जी को भनक पड़ी, उनको लगा कहीं ये राजा तो नहीं है। उन्होंने तुरंत जो है खबर करी पेरिस में, देखो देखो वहां पर कोई है वो राजा जैसा। और ये राजा और राजा के जो राजघराने के लोग थे, ये नौकर के वेश में थे, कि वैसे तो कहीं से भी पता नहीं चलता कि ये लोग राजा हैं, बट इन्होंने जो हरकतें करी हैं पकड़ लिए गए और फिर वापस इनको पेरिस ले जाया गया, जहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया। इनकी खुद की ही हरकतें ऐसी थी भाई। अच्छा, इनके साथ ना इनका एक भाई भी था, लुइस 18, उसने भी जाने का प्रोग्राम बनाया था। उसने थोड़ा अलग रास्ते से जाने का प्रोग्राम बनाया था और वो सक्सेसफुल हो गया, वो निकल गया। ये राजा जो है लुइस 16 जी और इनकी फैमिली पकड़ी गई, क्योंकि लुइस 18 ने अच्छा प्रोग्राम बनाया होगा, किसी दूसरे को इधर उधर इन्वॉल्व नहीं किया होगा, फालतू की बातें नहीं करी होंगी, वो निकल गया, वो छुपा रहा दूसरे कंट्रीज में। और नेपोलियन के राज के बाद जब राजा बनने का चांस आया है कि राजा कौन बनाया जाए, तो यही लुइस 18 जो सक्सेसफुली भागने में सफल हुआ था इस टाइम पर, वो वापस फ्रांस आया और वो राजा बना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लुइस 16 के बाद लुइस 18 कैसे आ गया, लुइस 17 कहाँ गया? तो भाई ये जो बीच का नंबर है लुइस 17, ये जो है ये लुइस 16 का बेटा था, मगर इसका अनटाइमली डिमाइस हो गया था जस्ट बिफोर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। इसलिए राजा रानी बेचारे इतने दुखी थे कि उनका बेटा चला गया, और उनको अपना गम हल्का करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं मिला, क्योंकि फिर इधर पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी जनता की।
बेस्टाइल हमले के बाद से। तो लुइस 17 था, अचानक से 18 नहीं आया। लुइस 16, उसका बेटा लुइस 17 जो मर गया था, इसलिए लुइस 18 जो लुइस 16 का भाई था और वो भाग निकलने में सक्सेसफुल हुआ था, वो बाद में लौटा और लुइस 18 के नाम से उसने राज किया। देखिए, जब लुइस 16 को पकड़कर पेरिस ले आया गया, तब भी बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट में थे लुइस 16 के। राजा ये है तो इसको ही राज करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे। बट हाँ, उनकी भी कंडीशन थी कि लेकिन अगर राजा ने दूसरी जगह से हेल्प लिया या फ्रांस के ऊपर अटैक करने की सोचा या हम पब्लिक पर अगर ज्यादतियां किया तो ये राजा नहीं रहेगा। इस कंडीशन के साथ लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो उसको राजा बनाना चाहते थे, मगर बहुत सारे ऐसे भी थे जो उसको राजा नहीं बनाना चाहते थे। तो जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि मोनार्की भी रहेगी, लिमिटेड पावर्स के साथ रहेगी, पहले की तरह एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा बट मोनार्की रहेगी, तो बहुत सारे लोग डिससैटिस्फाइड भी थे। वो लोग जमा हो गए राजा के महल के पास और नारेबाजी करने लगे। उस समय राजा के सैनिकों ने हमला भी किया, कुछ लोग मारे भी गए। इतना ऊपर नीचे चीजें हुई, मगर इन सब के बाद बनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके हिसाब से नेशनल असेंबली ने अपने आप को पीछे खींच लिया था। पास वो जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली वाले, वो जो इसमें आ गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनके पास भी पास थे, पास राजा के पास भी थे और दोनों पार्टी कंबाइन होकर देश चलाएगी। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एजेंडा था। अभी तक तो देखिए क्या था कि पड़ोसी देशों को कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी उथल पुथल हो रही है, हमें क्या करना। मगर जब राजा पर बात आई, राजा को नजरबंद कर दिया गया, राजा के पास छीन लिए गए और इस प्रजा का जो रेवोल्यूशन था, इनका जो मोटो था, इनकी जो डिमांड्स थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, ये अपने कंट्री से बाहर भी जाके लोगों को मोटिवेट कर रही थी रेवोल्यूशन करने के लिए, अपने डिमांड्स बढ़ाने के लिए। तो जो आसपास की मोनार्की कंट्रीज थी, अब उनमें खलबली मच गई कि ऐसा ना हो कि वहां की जैसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आ जाए। तो अब इन लोगों ने यूनिटी बनाई। इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें फ्रांस की मदद करनी चाहिए। फ्रांस की मदद मतलब फ्रांस के राजा की मदद करनी चाहिए। उसमें से जो मेन थे वो था, पहला तो ऑस्ट्रिया का राजा, जो कि हमारी फ्रांस की रानी है, उनका भाई था। इसने धमकी दी कि अगर मेरी बहन और उसके पति को कुछ भी हुआ तो मैं फ्रांस में आके फ्रांस वालों की बैंड बजा दूंगा। उसके साथ एक और पड़ोसी कंट्री थी, प्रशा। उसने भी कहा कि हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं ऑस्ट्रिया, क्योंकि अगर ये फ्रांस वालों की देखा देखी हमारी जनता ने भी हमारे ऊपर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमारी तो सारी पार ही चली जाएगी। तो चलो हम लोग फ्रांस वालों को मजा चखाते हैं। तो इन लोगों ने खुलेआम फ्रांस वासियों को मैसेज भेजा कि डोंट हरास द राजा, डोंट हरास द रानी, अदरवाइज वी आर कमिंग फॉर पिलाइंग यू पानी। Legislative Assembly Jockey formed in October 1791. If revolution didn't stop, Porosi threatened to pick up the gun. ऑस्ट्रिया ने तो ये वार्निंग इसलिए दिया था कि उसको लगा था कि उसकी वार्निंग से फ्रांस के लोग डर जाएंगे और वो राजा को कुछ नहीं करेंगे। मगर हुआ उसका उल्टा। फ्रांस के लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया ऐसे कैसे हमें धमकी देने चला आया, अब तो हम और तोड़फोड़ करेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे और अब बताते हैं अब हम राजा को। अभी आगे और लगी है टेंशन, अभी आगे और लगी है टेंशन। Austria planned to invade, बस ऐसे भी हुआ war. French people thought के राजा seeking help from countries far. Roman Catholic Church priests were hated, influentials also were hated. September massacre by 1400 people हुए गोलियों से पूर्ण के raided. तो खूब तोड़फोड़ हुई भैया। फ्रांस ने कहा चलो अब हम ऑस्ट्रिया पे अटैक भी करेंगे। ऑस्ट्रिया और उसके साथ और भी देश थे जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का जैसा रेवोल्यूशन उनके कंट्रीज में भी फैले, तो वो ये फ्रांस का रेवोल्यूशन दबाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया और उसके अलाइड जो कंट्रीज थे जिन्होंने साथ मिलकर एक गुट बनाया था, उसको कहते हैं द फर्स्ट कोएलिशन। फ्रांस के लोगों ने छेड़ दिया वॉर कि हम अब किसी से भी नहीं डरेंगे और जो हमें धमकाएगा हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। फ्रांस के लोगों की मिलिट्री थी, कमजोर थी, कैसी थी, जो भी थी। ऑस्ट्रिया आया, फ्रांस ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर प्रशिया आया, उसके ऊपर भी कर दिया। पहले पहले तो फ्रांस हारा, बट
धीरे धीरे वो वॉर जीतता चला गया और हिस्ट्री बनाते चला गया। इधर ये वॉर वगैरह हो रहा था, फ्रांस के लोगों को ये भी लगा कि एक तो हमारा राजा पहले से भाग गया था, हमने उसको नजरबंद किया है, ऊपर से उसके ही जो ससुराल वाले हैं, ऑस्ट्रिया तो उसका ससुराल ही होगा ना, उधर के लोग ही धमकी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजा जाके हेल्प मांग रहा है या राजा के जो खास लोग हैं वो हेल्प मांग रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, इसलिए बाहर की कंट्रीज अटैक कर रहे हैं। तो लोगों को राजा पे भी बहुत गुस्सा आया, और राजा ही नहीं, राजा के साथ साथ वहां पर और भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट थे जिनको जेल में बंद करके रखा था, और भी जो बड़े बड़े ओहदे के लोग थे फर्स्ट एस्टेट के और सेकेंड एस्टेट के जो जेल में बंद थे, उनके साथ क्या किया गया सितंबर में, करीब 1200 से 1600 लोगों के बीच में थे, मतलब अबाउट आप एवरेज 1400 लोग लगा लो, ऐसे लोग जेल में बंद थे, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और ढिंग 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 गोलियों से भून डाला गया। इस घटना को कहते हैं सितंबर मैसेकर। ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को निकाला गया जिनके बारे में लगता था कि वो कुछ साजिश रख सकते हैं। राजा को भी गिलेटिन की सजा मिली। गिलेटिन मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल सा वुडन पीस था, उसके ऊपर ब्लेड लगी थी, और जैसे ये वुडन ये यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम है, इसके बीच में सिर फंसा दिया जाता था और ऊपर की ब्लेड जैसे ही गिरती थी धड़ाम से सिर अलग टुई। तो ऐसे वो गिलेटिन रखा था सजा देने के लिए। उस गिलेटिन में राजा की भी खोपड़ी गई और धड़ से अलग हो गई। मोनार्की उस दिन से बिल्कुल बंद हो गई और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह एक नया मैकेनिज्म आया, नेशनल कन्वेंशन। सितंबर 92 में नेशनल कन्वेंशन इफेक्ट में आया और इसके मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के लोग और जिरोंडिन क्लब के लोग। अब देखिए, जैकोबिन्स जो थे वो एकदम ही इस विचारधारा के थे कि राजा का कहीं भी नाम नहीं होना चाहिए फ्रांस को चलाने में, और जो जिरोंडिन्स थे उनका भी ये मत था कि राजा का नाम नहीं होना चाहिए फ्रांस को चलाने में, बट हाँ थोड़ा बहुत तो राजा को पास दे सकते हैं। वो थोड़ा बहुत इंक्लाइंड थे राजा के लिए। अब इन दोनों क्लब के मेंबर्स, जैकोबिन क्लब और जिरोंडिन क्लब, इन दोनों के मेंबर्स आए, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन का गठन किया। सितंबर 92 में बना जैकोबिन जिरोंडिन का नेशनल कन्वेंशन। Maximilian Robespierre along eight leaders came to power, यही है mention। और सितंबर 92 से नेशनल कन्वेंशन आया इफेक्ट में। राजा जी की गई बादशाहत और उनको मिली गिलेटिन की सजा। जैकोबिन क्लब का एक बहुत पावरफुल लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। वो अपने 8 जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के साथ नेशनल कन्वेंशन का सरदार बन बैठा और उसके इशारों पर फ्रांस चलने लगा। अब भैया सबसे भयानक दौर शुरू हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लोगों को गिलेटिन से मारने का दौर। आ गया फिर reign of terror। लोगों को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, इसके पहले हम देखते हैं गिलेटिन है क्या। तो मैंने जैसे बताया था कि ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है और उसमें ऐसे लोगों का धड़ रखते हैं और फ्रेम में एक ब्लेड लगी रहती है, वो जल्दी से आती है और सर काट के एक मिनट में नहीं 1 सेकंड में अलग कर देती है। पहले क्या होता था कि पहले लोगों को मारा जाता था या तो तलवार से या तो फिर लोगों को पहिए के नीचे लाके मार दिया जाता था, या और भी तरीके होते थे मारने के, तो उसमें लोगों की जान धीरे धीरे निकलती थी। तो एक भाई साहब थे जोसेफ गिलेटिन। अब इन्होंने इन्वेंट किया, इनको लगा यार लोग बहुत तड़पते हैं जब सजा मिलती है उनको, तो लोगों को बहुत दर्द होता होगा, तो कुछ ऐसा मेथड इन्वेंट करें, ये इन्वेंशन था इनका, कुछ ऐसा मेथड इन्वेंट करें कि लोगों को दर्द ना हो। फांसी पे भी लटकाते हैं तो थोड़ी देर तक तो इंसान तड़पता है, तो 1 सेकंड में इंसान की जान निकल जाए। तो उन्होंने एकदम शार्प ब्लेड लगाया ऐसे वुडन फ्रेम में और इंसान को नीचे लटा देते थे और धड़ाम से सिर्फ सीधे सर अलग और पूरी बॉडी अलग। तो ये जोसेफ गिलेटिन जी ने बनाया था गिलेटिन। और लोग भी बड़े वहां के ऐसे, वहां पर जब लोगों को मरने की सजा होती थी तो लोग बड़ी संख्या में आते थे देखने, ओए होए वो मर रहा है, ओए होए वो मर रहा है, चलो देखा जाए। तो जब पहली बार गिलेटिन की सजा मिली ना किसी इंसान को गिलेटिन से, तो लोगों को मजा ही नहीं आया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि चलो यार देखा जाएगा, गिलेटिन से इंसान को सजा मिलेगी, गिलेटिन को नया इन्वेंशन आया, गिलेटिन को सजा।
से सजा मिलेगी। बट जब वो 1 सेकंड में इंसान मर गया तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हमारा तो पुराना वाला सिस्टम ठीक है, फिर वही बड़े बड़े पहिए लेके आओ, तलवारबाजी करो, वही वाला बढ़िया, उसमें मजा आता है। जो एग्जीक्यूट करते थे पनिशमेंट्स, उनके लिए आसान था कि यार इंसान लाते जाओ, खोपड़ी बस उसमें रखो और काटते जाओ। तो गिलोटिन का इस तरह चलन निकल पड़ा। मगर ये जो जोसेफ गिलोटिन जी थे, जब ये मरे तो इतना गिलोटिन को लेके इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी थी, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी थी कि उनके परिवार वालों ने गिलोटिन नाम ही अपने टाइटल से डिसोन कर दिया। तो ये तो थी गिलोटिन की कहानी। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। अब भाई जी, रॉबेस्पियर जी ने सत्ता संभाली, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम पर ऐसा गदर मचाया है ना, ऐसा गदर मचाया है ना, मतलब कि उनको जिसको भी लगे कि ये उनके रेवोल्यूशनरी थॉट्स के अगेंस्ट है, उनको सीधे मार दो। रीजन कि भाई जिस इंसान को मारा गया है ना, वो हमारे रेवोल्यूशनरी एक्ट्स के खिलाफ था, सीधे मार दो उसको, ना कुछ पूछो ना कुछ ताछो, सीधे मार दो। लुइस 16 जी तो ये रेन ऑफ टेरर के पहले ही जा चुके थे। उसके बाद में इस गिलोटिन के चक्कर में आई रानी जी के नौकर चाकर, जो कोई भी मतलब जरा सा भी ऐसा लगता था कि यार ये रेवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहा है, सीधे उठा के गिलोटिन की सजा दे दो, सीधे उठा के गिलोटिन की सजा दे दो। बहुत सारे लोग जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट भी नहीं थे, सिर्फ अपना उल्लू सीधे कराने के लिए लोगों ने उनको भी मरवा दिया। मतलब आजकल जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, किसी ने आपके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते हो, बस फोन कर दो, रॉबेस्पियर जी ये इंसान के घर में शायद एंटी रेवोल्यूशनरी बातें हो रही हैं। कोई सुनवाई ही नहीं, कोई कुछ कहना ही नहीं। रॉबेस्पियर जी के लोग आएंगे, उठाएंगे उस इंसान को और ले जाके सीधे गिलोटिन के नीचे रख दिया जाएगा। वो ब्लेड आएगी, काटेगी, काम तमाम हो गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग इवन जो लोग थोड़ा बहुत भी जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट थे या जैकोबिन क्लब की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, जैसे जिरोंडिन क्लब की, जो थोड़ा बहुत राजा के फेवर में भी थे, इन लोगों को पकड़ के मारा गया सिर्फ कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का एक सर्टिफिकेट दिखा के। देश की, हमारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए खतरा है, आपको गिलोटिन की सजा दी जा रही है। सबको गिलोटिन की सजा मिली एक लाइन से। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को मिला एग्जीक्यूशन का राइट, गिलोटिन पड़ा जिसके भी सर उसकी हालत हो गई थी टाइट। Everyone was seen as traitor, रानी नौकर अड़ोसी पड़ोसी और ट्रेटर। 93 to 94 में जिसने की चूचा पर उसको पकड़ाया गया सीधे स्वर्ग का लेटर। इस दौर में गिलोटिन का आतंक तो मचा ही था। फ्रेंच आर्मी जो है वो देश पर देश जीते जा रही थी। पहले तो जब ऑस्ट्रिया प्रशिया ने इन्वेड किया तो शुरू में फ्रांस हारा भी था, बट धीरे धीरे सबको हराया फ्रांस ने। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन, स्पेन, रिपब्लिकन आर्मी ने इनको हराया। न्यू स्टेट रिलीजन और अपना खुद का रेवोल्यूशनरी कैलेंडर भी बनाया। ऑस्ट्रिया हो, उसके जितने भी अलाइड कंट्रीज हैं, प्रशिया है, ब्रिटेन है, स्पेन है, सब ने मुंह की खाई। और कैसे खाई? अभी भाई इस दौर में पेट्रियोटिज्म को लेकर भी बड़ा आतंक मचाया गया। हर किसी को मिलिट्री में लगा दिया गया। लोग थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड भी हो गए कि हमने तो सोचा था हमें इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, लेकिन सब जगह जो अडल्ट्स हैं, जो लड़ सकते हैं, उनको सबको मिलिट्री में भेज दिया गया। जो बूढ़े हैं, जो नहीं लड़ सकते हैं, उनको कह दिया गया कि आप चौपाल पे खड़े हो जाइए और हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज या कुछ ऐसा सुनाइए जिससे लोग इंस्पायर हों और लड़ने के लिए प्रेरित हों। जो बच्चे हैं उनको बोला गया आप आर्म्स बनाइए, एमिनिशंस बनाइए। सब कुछ मिलिट्री पावर, सब कुछ मिलिट्री के लिए यूज होने लगा। फूड शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि अगर आपको लड़ना है तो सोल्जर्स को खाने पीने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना, भूखे पेट तो इंसान नहीं लड़ सकता है। तो पहला रेशन सब वहां सप्लाई होने लगा। पूरा देश मिलिट्री ओरिएंटेड एक्टिविटीज करने लगा। तो फ्रांस को तो सब जगह से जीतना ही था ना इस तरह तो। मगर इन सब को लेकर जनता में एक उथल पुथल मच गई कि भाई हमने रेवोल्यूशन किस लिए स्टार्ट किया था, हमारी लिबर्टी के लिए, हमारे राइट्स के लिए। यहाँ तो देखा ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो मिलिट्री पावर आ रही है। हमारा फूड शॉर्टेज अभी भी है, सब सप्लाई मिलिट्री को जा रही है, हम सिर्फ लड़ रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा उथल पुथल तो था ही। और ये रॉबेस्पियर भाई साहब सबको मारे ही जा रहे थे, गिलोटिन की सजा दिए जा रहे थे। किसी ने कुछ बोलने की कोशिश करी, सीधे उसको गिलोटिन, तो कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था।
इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। रॉबस्पियर जी तो बिल्कुल फिट हो गया था, बट इन्होंने एक गलती कर दी। अब जब इन्होंने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट को हटाया था तो ये पूरे कंट्री को डी क्रिश्चियनाइज कर रहे थे कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। मगर इन्होंने घोषित कर दिया कि एक नया रिलीजन बनेगा और खुद का एक रेवोल्यूशनरी कैलेंडर भी बनाया। चलो ये सब तो हो गया इनका। और उन्होंने क्या किया कि जब नेशनल कन्वेंशन की बैठक हुई तो सारे लोग तो डरे ही रहते थे कि भाई पता नहीं कब किसका सर कटना है, कब किसका सर कटना है। तो ये जो रॉबस्पियर भाई साहब थे, जब नेक्स्ट बैठक हुई इनकी नेशनल कन्वेंशन की, तो ये एक लिस्ट लेके बैठे। उन्होंने ऐसे लिस्ट देखा और उन्होंने बोला देखिए भाई, ये मेरे पास एक लिस्ट है गद्दारों की जो इसी मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो अब इनका सर तो धड़ से कटने वाला है, अब बहुत जल्द कटेगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस किस का सर धड़ से कटने वाला है, बस सर धड़ से कटने वाला है। अब भैया मंत्रिमंडल के लोग घबरा गए कि पता नहीं किसका सर कटने वाला। अगर उसने बता भी दिया होता तब भी ठीक था कि लोग उसके अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन रातों रात भैया गठन हुआ कि अब ये रॉबस्पियर तो पगला गया है, हमें भी मार डालेगा, इसको पकड़ो, करो बंद और इसी को गिलोटिन पे चढ़ा दो। तो बस क्या था भाई, रॉबस्पियर को नजरबंद किया गया। हालांकि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी बट वो नाकामयाब रही, तो वो भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। और गिलोटिन पे चढ़ने के बाद वो आखिरी सजा थी गिलोटिन की जो रॉबस्पियर को मिली। उसके बाद गिलोटिन खत्म, रेन ऑफ टेरर खत्म, रॉबस्पियर खत्म। टिंग टिंग टडैंग। आ गया अब तेरी डोरियन रिएक्शन। रॉबस्पियर को भी गिलोटिन की ही मिली थी सजा। जिरोडिन ने बनाया नई गवर्नमेंट, व्हाइट टेरर लागू को भी आ गया था मजा। जब इन रॉबस्पियर जी को सजा दिया गया था इनके खुद ही के ऐसे कारनामे की वजह से, तो वो जो रिएक्शन की वजह से सजा दिया गया था ना, जो इन्होंने कहा था कि अब मौत के घाट उतरेंगे बाकी सब जिनकी लिस्ट नहीं रिवील कर रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम था थर्मिडोरियन रिएक्शन। थर्मिडोरियन रिएक्शन के कारण रॉबस्पियर जी गए गिलोटिन के अंदर, उस दिन से गिलोटिन खत्म। लेकिन भाई साहब, अब जैकोबिन्स ने तो अब रेन ऑफ टेरर के टाइम पे ढूंढ ढूंढ के जेरोडेंस को मारे थे, ढूंढ ढूंढ के जो मोनार्की के फेवर में थे उन लोगों को मारे थे। तो अब जो बचे खुचे जेरोडेंस थे, क्या वो छोड़ देंगे अब इन जैकोबिन्स को? तो अब ये जेरोडेंस ना, इन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली और जैकोबिन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। 500 representatives keep money directory. 250 senators were also in directory. Executive power went to 5 directors. Now this was something introductory. Military force used her uprising को वहाँ की मिटाए। Challenges corruption food shortage से directory भी हो गई फिस्टाए टाए। पहले था रेन ऑफ टेरर जैकोबिन्स के टाइम पर, जिरोडेंस के टाइम पर आया तो व्हाइट टेरर जब जैकोबिन्स को मारा जाने लगा। और जिरोडेंस ने बनाई एक डायरेक्टरी, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन अबॉलिश कर दिया। अब नई चीज बनी थी, इसका नाम था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक पार्लियामेंट की तरह थी जिसमें 500 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 250 सीनेटर्स थे। और इस डायरेक्टरी की पावर जो है ना, वो 5 डायरेक्टर्स के हाथ में थी, क्योंकि किसी एक के हाथ में चली जाएगी तो अभी तक जैसे डिक्टेटरशिप हो रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा। 5 डायरेक्टर्स के हाथ में पावर दे दी गई और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। ये डायरेक्टर्स एनुअली चेंज होने थे। तो इस मैकेनिज्म से आया डायरेक्टरी का राज। अब डायरेक्टरी में चलो लोग खुश हो गए कि ठीक है, अब मारकाट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब सही से चलेगा। लेकिन सब सही से नहीं चला भाई। हुआ क्या कि इतना मारकाट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, गरीबी तो आनी ही थी। ऊपर से वो लड़ाई अलग से लड़ी जा रही थी अभी तक अलाइड नेशंस से, है ना। तो मिलिट्री पावर भी बहुत यूज हो रही थी। जहाँ करप्शन हो, जहाँ कुछ हो, मिलिट्री पावर जो है अपना दबदबा दिखा देती थी। और बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज भी थी। अब ये डायरेक्टरी सोचती भी थी कि मिलिट्री पावर को कम किया जाए, पर उसको कम करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो वॉर हो रहा था, पीस भी लाना चाहे तो कैसे लाना चाहे। जब रेन ऑफ टेरर के टाइम पर जिन सोल्जर्स को अपॉइंट किया था
कि आप जाइए लड़िए। अब वो जनरल के पोस्ट पर आ गए थे और भी ऊपर पोस्ट पर जाना चाहते थे। अब वो वापस थोड़ी आएंगे कि आपने वॉर खत्म कर दी और उनकी एम्बिशंस पर पूर्ण विराम लग गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो आर्मी बहुत पावरफुल हो गई थी वहां पर। एक तरह से समझ लो कि देश को चलाने का सारा दारोमदार जो है वाया डायरेक्टरी मिलिट्री पावर को पहुंच गया था। और उस मिलिट्री पावर में एक आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट। He made French consulate 1804 में crowned emperor of France. Revolution ने monarchy की खत्म, पर अब देखो नया राजा करे डांस। उसको मिल गया पार। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जी जो हैं वो भाई साहब बोले कि देखो भाई फ्रांस, अब तुम अपनी डायरेक्टरी कर दो खत्म, क्योंकि अभी भी रूल तो मिलिट्री पावर के हिसाब से ही हो रहा है। तो अब मैं लाऊंगा नया मैकेनिज्म जिसको कहा जाएगा कंसुलेट। तो 1799 में नेपोलियन जी ने कंसुलेट फॉर्म किया। चला थोड़े टाइम, 5 साल। फिर 1804 में उन्होंने बोला अब कंसुलेट को भी निकाल दो, अब जो है कंसुलेट भी गया, पुराना हो गया, अब आएगा मेरा राज, क्योंकि अब मैं बनूंगा फ्रांस का राजा। 1805 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ मोनार्की खत्म करने के लिए, और लास्ट में मोनार्की ही उनके सर पर आके बैठ गई। नेपोलियन ने फिर से अपने आप को राजा साबित कर दिया। मगर इस बार की मोनार्की में ये अच्छा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पॉइंट्स उठे थे, आइडियलिज्म की, सोशलिज्म की और डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, लिबर्टी के, वो आइडियाज, वो पॉइंट्स अभी भी नेपोलियन के राज में भी पब्लिक के लिए मौजूद थे। Revolution brought equality with liberty. France gifted US a statue of liberty. Aya zamana of human rights, nationalism, fraternity, end of sovereignty. One individual, one vote, that's your high principle. French Revolution made it दिखाता देखो वो अजाब पल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सारी चीजें लेके आया, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, अड़ोसी पड़ोसी देशों के लिए, यूरोप के आगे के रेवोल्यूशन के, रशियन रेवोल्यूशन में भी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म का बहुत पॉइंट उठा था, इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। और लिबर्टी का तो इतना जबरदस्त पॉइंट लेके आया था ना कि जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ तो फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को खुद ही लिबर्टी की स्टैच्यू दी। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना अमेरिका में, ऐसी वाली न्यूयॉर्क में, इट वॉज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू अमेरिका इन द ईयर 1886। आई होप फ्रेंच रेवोल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जैसे कि आप लुइस 16 के बच्चों के बारे में पढ़िए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो एक लेडी थी जिरोंडियन जिसने एक जैकोबिन को मारा था, वो बाथ टब में ही मारा था, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। इस तरह कई छोटे छोटे पार्ट्स में ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी के अंदर भी कई स्टोरीज हैं जिनको अगर आप खंगाल के निकालोगे ना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन को कभी आप भूल नहीं पाओगे। खत्म हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब न करो इसकी टेंशन, खेलो जी दिन भर खूब सारा हिंदुस्तान, पढ़ाई तो है जी बस फन ही फन। खत्म हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब न करो इसकी टेंशन।